नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। मोदी सरकार ने जान है तो जहान है को मूल मंत्र बनाया। आत्मनिर्भर के साथ साथ स्वस्थ भारत के सूत्र का भविष्य बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण पर जोर दिया। अपने संसाधनों को बेचकर अर्थव्यवस्था को बचाओ वाला फॉर्मूला है। जब किसी परिवार पर आर्थिक संकट आता है, मुश्किलें आती हैं, तो वो उनसे तेजी से बाहर निकलने के लिए तेजी से अपने संसाधन का इस्तेमाल करती है। अपने संसाधन और संपत्ति भी बेचते हैं, जिससे संकट दूर हो जाता है। भविष्य में संपत्ति बढ़े, जनमानस की ये सोच आपको इस बजट में नजर आ रही है। कल निर्मला सीतारमण ने 1 घंटा 48 सेकंड का बजट भाषण दिया। इस भाषण में अर्थव्यवस्था में जान डालने और वी शेप रिकवरी, तेज आर्थिक सुधार की बात है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि जितनी तेजी से हम गिरे, उतनी ही तेजी से हम रिकवर भी करें। उन्होंने अपने भाषण में सबसे ज्यादा बार टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि 48 बार उन्होंने टैक्स शब्द का इस्तेमाल किया। सरकार कमाई बढ़ाए पर इस पर भी जोर लगा रही है। टैक्स शब्द इसी का संकेत है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने 29 बार, परिवहन 28 बार, स्वास्थ्य 25, आय 14, निवेश 13 बार, कृषि 12, किसान 11 बार और मेट्रो का 10 बार। इस बजट से कॉर्पोरेट जगत खुश है, शेयर मार्केट मजे में है, लेकिन कोरोना काल में नौकरियां चले जाने और सैलरी कटौती में जो मध्यम वर्ग काफी परेशान था, बजट से काफी उम्मीदें उसने लगाई थी, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और बजट को लेकर आज चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही साथ शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है वो। तो शबनम पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। और अभिषेक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, जिस तरह से कांग्रेस का जो भी रुख आ रहा है बजट को लेकर, लगातार जिस तरह की राय आ रही है, क्या सिर्फ सरकार को घेरना है इसलिए बजट अच्छा नहीं है या और भी वजह है? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करूंगा कि मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी है और अच्छा, अभिषेक मिश्रा नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जो आपका सवाल है, क्योंकि अभी आपने अपने वर्चुअल जो बातें बताई, जी जी, उसमें आपने एक बात बताई कि जब किसी परिवार पे संकट आता है तो अपने संसाधनों को बेचता है। ये मुझे थोड़ी सी एक आश्चर्यजनक चीज लगी। शायद मुझे लगता है कि या तो आपने परिवार के संकट को देखा नहीं है या फिर भारत देश को आप समझ नहीं पा रही हैं। क्योंकि परिवार पे संकट आता है तो क्या संपत्तियां बेच देना उसका सोल्यूशन होता है? लेकिन ये परिवार का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है और उस जिम्मेदारी को समझने के बाद तब आगे काम करना पड़ता है। परिवार की संपत्ति को बेच देना एक संकट का समाधान नहीं होता है। नंबर दूसरी बात। नंबर तीसरी, जो आपका प्रश्न था जी, सरकार को घेरना हमारी नीति नहीं है, इस देश को बचाना हमारी नीति है। आप देखिए, इस सरकार के इस बजट से आम आदमी को बहुत उम्मीदें होती हैं जी, छोटे व्यापारियों को बहुत उम्मीदें होती हैं, युवाओं को बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन इनके हाथ में लगा क्या? ये सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। तीसरी बात। नंबर चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप देखिए, टैक्स पेयर कम हो गए हैं। टैक्स पेयर कम हो गए तो टैक्स आएगा कहां से? जब लोगों के पास जॉब ही नहीं रहेगी तो वो टैक्स पे कहां से करेगा? और जीएसटी की बात अगर हम करें तो आप इस चीज का एनालिसिस कीजिए कि जीएसटी सबसे अधिक आज की डेट में पेनाल्टी टैक्स पेयर बनकर रह गया है कि आप 2 दिन देर से करेंगे तो इतनी पेनाल्टी पड़ेगी, 10 दिन देर से करेंगे तो इतनी पेनाल्टी पड़ेगी, और आपने ये काम नहीं किया तो इस तरीके से पेनाल्टी पड़ेगी। जीएसटी आज की डेट में पेनाल्टी टैक्स पेयर सिर्फ रह गया है और जीएसटी में सरकार को खुद नहीं पता है कि वो इतनी कंफ्यूज है। आप देखिए, आपने क्या किया है कि आपने कोई भी ऐसी चीजें नहीं दी हुई हैं जिससे भारत देश आगे बढ़े। आपने किया क्या है? भारत देश को मैं पूछता हूं कि मैं शबनम पांडे जी से भी पूछना चाहूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि भारत देश को आगे आगे कौन लेकर के जाता है? बिल्कुल शबनम पांडे जी, मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं करा है और
शबनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जीएसटी सिर्फ टैक्स पेनल्टी बनकर रह गया है, जिस तरह से जीएसटी पर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और इस बार भी उम्मीदें थी, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से अभिषेक बाजपेयी जी ने जो सवाल पूछे हैं उस पर आप किस तरह का जवाब देना चाहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले ये साफ कर देना चाहती हूँ कि ये बजट जो आ गया है, अभूतपूर्व बजट जो आया है, वो ऐसे वक्त पे आया है कि मुझे लगता है आजादी के पहले क्या विश्व युद्ध भी जो हुए उस समय भी ऐसी मंदी कभी भी किसी भी देश में कभी नहीं आई है। पहली बार इस तरीके की मंदी और इस तरीके का संक्रमण काल आया है जिससे कि देश बहुत बखूबी लड़ाई किया और देश ने अपने फिजिकल डेफिसिट को एक तरफ रहते हुए अपने देश के नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए भरपूर प्रयास किया और हम इसमें जीत भी गए। अब बात आती है कि परेशानी के वक्त, जैसा आपने भी अपने इसमें कहा और अभिषेक जी ने भी कहा, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, इस परेशानी के समय हम उन संस्थाओं को बेचने की बात कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को बेचने की बात कर रहे हैं जो सफेद हाथी बनकर हमारे देश में बैठा है। अगर कोई पब्लिक सेक्टर का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो हमें 10% भी प्रॉफिट नहीं दे पाता, उल्टा हम हर साल, एयर इंडिया का उदाहरण ले लीजिए, हर साल हम 10,000 करोड़ एयर इंडिया को उभरने के लिए दे रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि उन्होंने माल्या और तमाम अपने ऐसे कॉर्पोरेट साथियों को फलने फूलने के लिए एयर इंडिया को गर्त में डाल दिया। आज उस एयर इंडिया को उबारने की कोशिश में हर साल अगर 10,000 करोड़ देना पड़े तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर है उसे बेच दिया जाए और उसको बेचने के बाद उस कैपिटल से हम दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें या सरकार उसको नागरिक के पैसे को नागरिकों तक पहुंचाने का काम कर रही है। और इस कोरोना काल का जो संकट आया, शबनम जी, अभिषेक जी भी कुछ ना कुछ इस बात पर टिप्पणी जरूर देना चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने बोला, मैं आपको अभी टोकना चाहूंगी और अभिषेक जी से कहूंगी कि सुनती रही, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद जी आप अच्छा कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो देखिए, ऐसे संकट काल में जिस तरीके का ये बजट पेश किया गया है, इसकी तारीफ हर जगह हो रही है क्योंकि ये बजट लोक भावन नहीं है, इसको मैं मानती हूँ, लेकिन ये बजट लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में हमारे युवाओं को रोजगार देने वाला है। शबनम जी, मुझे लगता है कि उद्योगपति, आपके उद्योगपति मित्रों के अलावा इस बजट की तो कोई तारीफ कर नहीं रहा है। और जहां तक आप माल्या की बात करी थी, ये भी बता दीजिए कि किसकी सरकार थी, माल्या बाहर देश से गया, ये भी बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी संस्थाएं आपने बेच दी जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर होते थे, उसके बावजूद आपने उसको बेच दिया। आप मुझे क्या इस बात को बताने का कष्ट करेंगी? आप मुझे क्या इस बात को बताने का कष्ट करेंगी? आपने क्या इस बात को बताने का कष्ट करेंगी कि वही गवर्नमेंट के पास जब सेक्टर रहता है तो लॉस मेकिंग सेक्टर रहता है और जब प्राइवेट सेक्टर के पास आप दे देती हैं तो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर बन जाता है? आखिर कैसे? आखिर आपने इस बात का निवारण करने के बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा? दूसरी बात, आप इन चीजों को बेचने की बात बोले, खरीदने वाले कौन है? वही 2-3 लोग आपके। आप देखिए, आप अपनी सरकार से बोलिए कि पूंजीपतियों की दलाली करना बंद कर दें। ये बात बताइए, इस तरीके से बातें करना बंद कर दें। इटली से लोग पूंजीपतियों के मित्र, आपके लोग सिर्फ पूंजीपतियों के मित्र हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जनता के, भारत जनता से कोई भी आपको मतलब ही नहीं होता, सरोकार ही नहीं होता। मैं चाहूंगी कि आप लोग एक एक कर अपनी बात रखें तो शायद तक हमारी जनता को भी समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को राहुल गांधी परिवार ले वो सही है, लेकिन अगर हमारे देश का कोई नागरिक या उद्योगपति किसी शबनम पांडे ऐसे जी बैठे संस्थाओं को खरीदे तो इनको परेशानी, मैं आपकी आंखें खोल दूं, आपकी आंखें खोल दूं। गुजरात के जो जॉब कर रहे हैं, मैं आपकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। गुजरात के ईरानी बंधु का केंद्रीय मंत्री से क्या संपर्क है, क्या रिश्ते हैं उसके बीच? आप ये भी उजागर कीजिए कि महाराष्ट्र में कैसे आपने 48 बीघा खेती खरीदवा करके 400 बीघा सरकारी खेती कब्जा करवा दी है। ये भी बताइए कि कैसे आपने महाराष्ट्र में आपके ही कार्यकर्ता ने, जो कि बिजनेसमैन भी है, किसान भाइयों की, उसने कितनी सारी खेती खरीद करके, उसकी फसलें खरीद करके 70 लाख से ज्यादा चूना लगा करके भाग गया। और आपके शिवराज सिंह चौहान FIR दर्ज होने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से विपक्ष के दबाव के बाद से NCR आपने दर्ज करवाई है।
आप ये बताइए कि कैसे अडानी एग्रो 1991 लॉजिस्टिक में लिमिटेड को आपने आपने क्यों सरकार ने बेचा? बिना विचार विमर्श 1991 किए हुए में निजीकरण 30 के साल का नाम एग्रीमेंट पे कर दिया। आपने अभिषेक इस बारे में जी, भी बताइए, मैं आप दोनों से कितने चाहूंगी टन पे- एक कितने टन पे पैसे का आप वितरण कर रही है, ये भी बता दीजिए। अभिषेक अरे जी- पूंजीपतियों की दलाली बंद कर दीजिए। शबनम जी, अभिषेक जी, मैं आपसे चाहूंगी अगर हम बजट पर चर्चा करें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि मैं एक एक करके पॉइंट आप दोनों से लूंगी और मैं आप दोनों की राय जानूंगी, लेकिन मैं शबनम जी पर आती हूं। और अभिषेक जी ने जिस तरह से शबनम जी आपसे बोला कि किसी सेक्टर्स को बेच देना और एक तरह की सेल लगाना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होगा। हालांकि इस पर भी मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से पिछली बार भी जो जब बेच रहे थे तब इनको पूछना था 1991 में जब आपको याद निजीकरण दिला की दूं, राह पे चले थे, आपको तब याद आपने दिला क्यों दूं नहीं कि पूछा? सेक्टर बेचने तब का कौन सबसे सी- पहला काम किसने किया था? तब अटल बिहारी कौन सी वाजपेयी जी ने ऐसी किया था, मंदी स्वर्गीय आई अटल थी? बिहारी वाजपेयी जी ने मैं किया ये था। जानना शर्म आनी चाहती चाहिए हूँ, तब आपको। ऐसी कौन सी मंदी आई थी जो आपने शुरू किया ये निजीकरण का? ये अरे आज तो निजीकरण पूरा आपने विश्व चालू किया जानता है, फिर से एक बार आज देख तो लीजिए पूरा शबनम जी। विश्व जानता है। और निजीकरण जिन आप कर रही है, संस्थाओं को रेलवे का निजीकरण आपने वाजपेयी कर दिया, जी- स्वास्थ्य का वाजपेयी निजीकरण जी- आपने कर दिया, बिजली विभाग का निजीकरण आपने कर दिया और पुलिस विभाग का निजीकरण आप करने जा रही हैं। अरे निजीकरण में आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके पूंजीपति मित्रों को दलाली आपको मिलती है। इस वजह से आपको निजीकरण को सेक्टर में करना ही करना आपने है। बोल तो लिया, आखिर उसका आपने फर्ज कहां बोल से लिया, उसके सुनिएगा। उनके नमक का वाजपेयी जी, आप उनके सुनिए। नमक का अभिषेक जी, फर्ज एक कैसे मिनट अदा बोलते करेंगे रहेंगे। आप? अभिषेक जी, एक मिनट शबनम जी को जवाब देने दीजिए। जी शबनम जी नहीं, बोलिए। अभिषेक जी, ऐसे डिबेट नहीं होता। आपके टाइम में मैं शांति से सुनती रही, आप नहीं एक तो- लगातार बोलते हैं। अरे तो फिर आप आप इस ही तरीके से बोलिए, बातें मैं ना चुपचाप करें। सुन आप रही हूँ। सुनिए, आप आपको भी बोलिए, जवाब मैं देने के लिए मैं चुपचाप सुन पूरा रही समय हूँ। दूंगी। अभिषेक जी, जी शबनम जी बोलिए। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप जब पहले फोन किया करते थे, जी तो अगर हम फोन के लिए फोन खराब भी हो जाए हमारा, तो हमें 10 दिन कंप्लेन करना पड़ता था, तब हमारा फोन ठीक होता था। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जी बिजली का ही देखिए। आज बिजली में जब निजीकरण हुआ है तो कितने त्वरित तौर पे आपकी कठिनाइयों को सुना जाता है। यहाँ तक इस बजट में तो आपको ऑप्शन भी दिया गया है कि आप कौन सी कंपनी से बिजली लेना चाहते हैं। जी तो एक व्यवस्था जब सुधरी है निजीकरण करने से, जिन क्षेत्रों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आप देखिए बीएसएनएल की क्या बुरी हालत है, एमटीएनएल की क्या बुरी, ये हमने तो नहीं किया, लेकिन जब हमने इसको निजी क्षेत्रों में डाला तो आज देखिए इसकी व्यवस्था कितनी अच्छी है। पूरे देश के जी। लोग इस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शबनम चाहे जी, वो जिस बिजली तरह का से क्षेत्र जो हो या शबनम जी, मैं आपको जी। बीच में रोकना चाह रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभिषेक जी का कहना साफ तौर पर ये है कि जिस तरह से जो सेक्टर्स की जो नीलामी की जा रही है, इसके पहले भी सरकार ने 2 लाख करोड़ समथिंग SPL का, के बारे में बता दीजिए। एक मिनट अभिषेक जी मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पिछली बार एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 लाख करोड़ का जो हमारा जो संपत्ति है वो बिकेगी, लेकिन कुछ शायद तक 23,000 करोड़ तक की ही वो बिकी थी। और इस बार भी अनुमान बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या उस अनुमान के अनुरूप वो बिकेगी? क्योंकि जिस तरह से ये डेड डेफिसिट है, एयर इंडिया एक तरह से कर्ज में डूबी हुई है, तो क्या निश्चित इनको तौर पे। बेचने पर सरकार को किसी तरह का लाभ प्राप्त होगा? देखिए, इस बात को आप कभी भी नहीं भूल सकते कि हमने बहुत ही असामान्य स्थिति में ये बजट लाया है, और जो पिछला साल निकला बिल्कुल। 2020, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ऐसी असामान्य स्थिति हमारे बूढ़े बुजुर्ग रहे हो घर में या हम आप रहे हो, किसी ने ऐसी स्थिति नहीं देखी और विश्व में किसी ने नहीं देखी। भारत की बात तो छोड़िए, ऐसे में जो बजट रखा गया था कि हम 2 लाख से अधिक का जो है विनिवेश करेंगे, वो कहीं ना कहीं कोरोना काल आने पे सरकार की वो चीज धीमी गति में चली है। और आज सरकार अगर इस मंदी में है, आज भारत देश इस मंदी में है, तो केवल कोरोना की ही वजह से, क्योंकि हमें अपना पूरा फोकस अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए और उनके वेलबींग के लिए करना पड़ा। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लोगों के खाते में डीबीटी से भेजा, अनाज बांटा, तमाम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर त्वरित कार्रवाई करते हुए खड़ी की, जिससे कि हमारे नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिले। हमारे देश में ना पीपी किट बनता था, ना हमारे देश में आईसीयू की कोई ऐसी जबरदस्त व्यवस्था थी कि हजारों लाखों लोग बीमार हों और उन्हें हम करें। तो सरकार ने
प्रबंधन में जो खर्च किया स्वास्थ्य के, वो काबिले तारीफ है। और वो देखिए, ऐसा नहीं है कि सोने की छड़ी है, सरकार ने उन्हीं संसाधनों को खर्च बिल्कुल किया है शबनम जी, जो देश की थी। देखिए और अब इस बात को अगर विपक्ष नकारता है और ये प्रश्न करता है, तो विपक्ष को जानना चाहिए जी ऐसी मंदी में अगर सरकार फिर से उठ खड़े होकर रफ्तार तेज कर रही है और लोगों तक नौकरी पहुंचाने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, तमाम ऐसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर रोड बनेगा, तो कल से ही मान लीजिए रोड बनना शुरू हुआ तो कितने शबनम जी, मैं एक युवाओं एक को करके नौकरी हर मिलेगी टॉपिक पर इसमें। आऊंगी। पहले मैं इस पर अभिषेक जी की राय जान लेती हूँ। अभिषेक जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कोरोना की मार पड़ी, हालांकि हाँ ये सबने देखा कि कोरोना में लॉकडाउन लगा और इतनी बड़ी महामारी में बजट पेश करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य में इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि जान है तो जहान है, मोदी जी का मंत्र है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जान को बचाने के लिए हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए लाए गए, तो आपको क्या लगता है? देखिए, वैक्सीन आई है, इस बात का हम सबको बहुत ही खुशी है। जी बिल्कुल। लेकिन आप इस चीज को मत कहिए कि आपने बहुत कुछ किया है। भारत देश जो है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, आप यहाँ की जलवायु को देखिए। हमारे देश में सभी प्रकार की जलवायु आती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, किसी भी तरीके से सारी चीजें आती हैं जी। तो हम लोगों की बॉडी उसी हिसाब से ढलती है, इम्यूनिटी पावर भी उसी हिसाब से हम लोगों की बूस्टअप होती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, सरकार जो अभी शबनम जी बोल रही हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, सरकार ने लोगों के बीच सिर्फ इतना किया, जिनके पास 2 रोटी नहीं पहुंचा पा रही थी उनके पास प्रचार के लिए चुनाव के टाइम पे टीवी पहुंचा दी कि हमारी पार्टी का प्रचार होना चाहिए, उनके पास 2 रोटी ना पहुंचवा पाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो यहां के लोग जीवित रह गए और जज्बे के साथ खड़े हैं ना, ये हमेशा से खड़े रहते हैं उनकी सेविंग्स, क्योंकि भारत देश के लोगों को जो सेविंग्स की आदत है ना, थोड़ा थोड़ा अपना पैसा बचाते हैं, गृहिणियां अपने हस्बैंड की जेब से, पॉकेट से चुपके से पैसे निकाल करके बचाती हैं, वो पैसे काम आए हुए हैं यहाँ पे। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। और जो आप बातें कर रही है ना बड़ी बड़ी शबनम जी कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई, गवर्नमेंट ने सबके खाते में पैसे पहुंचे, आप भूल गई हैं कितने सारे प्रधान ने लोगों के पैसे खा लिए, उनके पास तक पैसा भी नहीं पहुंचा। वहां पे सभी राजनीतिक दलों, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनको अनाज पहुंचाया है। तो आप इस चीज का क्रेडिट लेना बंद कीजिए। तो शबनम जी, इसे आप कहते हैं ये दोहरा चरित्र। जिस तरह से अभिषेक जी ने जो आप पर जिस तरह से इल्जाम लगाए, इस पर मैं आपकी बात को पूरा स्पष्टीकरण दे दूं, ठीक है? और बात स्वास्थ्य की आप कर रही हैं, भूल गए हमारे सेनानी कैसे मरे? आप भूल गई? डॉक्टर्स को आपने पीपीई किट तब तक के नहीं लेने दी जब तक कि आपने कहा कि उसकी पुष्टि ना हो जाए कि वो कोरोना से ग्रसित है भी कि नहीं है। अरे जब कोरोना से ग्रसित कैसे होगा? आदमी जाएगा जांच करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, आपने उसको पीपीई किट लेने तक मना कर दिया था। डॉक्टर ग्रसित होने के बाद उसके बाद पीपीई किट मिला उसको, और कितने सारे डॉक्टरों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहादत दे दी। इसके लिए शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके से बातें करते हुए। जवाब दे दूं कि शबनम ये जी, क्या आप कर रहे हैं? जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का ही इंतजार कर रही हूँ, आप दीजिए जवाब। देखिए, ये आपका डिबेट तो बजट पे था, पर अगर ये इस तरीके का लांछन लगाते हैं तो दुर्भाग्य की बात है कि जहां देश की जनता ने सहभागिता देते हुए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस कोरोना की लड़ाई और इस मुसीबत में देश को खड़े करने के लिए अपना जी जान लगाया है सरकार के साथ, वहीं पे विपक्ष लगातार अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आई है। विपक्ष ने तो देखिए, जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां छात्रों को, आप शांत होके सुनिए या तो आप बोलिए, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं आपकी बातों को सबको सुनती रही। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होता है। आपकी बातों को आपने जितने आरोप लगाए मैं सुनती रही, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। बिल्कुल हिम्मत है, आप दें। अभिषेक जी 2 मिनट आप दे दीजिए, अगर शबनम जी अपनी बात को क्लियर कर लें। कांग्रेस की सरकार रही इनकी, राजस्थान में छात्राओं को किस तरीके से इन्होंने घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी नहीं ली। प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या राजस्थान हो, जिस तरीके से उन्हें बस अड्डे पे छोड़ दिया गया, ये दुर्भाग्य की बात है। वहीं पे हमारी सरकार ने उनके घरों में डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में
पैसे पहुंचाए और साथ साथ अनाज पानी भी हर घर में पहुंचाया, और संकट की घड़ी में मनरेगा के भी जो अनुदान है उसको भी बढ़ाया सरकार ने। भरपूर प्रयास किया सरकार ने, यहाँ तक आयुर्वेद के किट भी लोगों के इधर काढ़ा पीने तक के लिए पहुंचाया, और हर तरीके से जागरूकता फैलाई लोगों में, और जनता ने इसको सराहा और जनता ने पूरा समर्थन दिया, और जनता के समर्थन से आज हमारी सरकार इस कोरोना संक्रमण पे लगाम लगा चुकी है, और इसीलिए हमारे इधर डेथ रेट भी एकदम मिनिमम रहा। इस बात को विपक्ष नकारता रहे, जनता ने जिस विपक्ष को नकार दिया वो विपक्ष आज कुछ भी बोलता है तो जनता जानती है कि ये जब सत्ता में रहते हैं तो अपना घर भरते हैं, अपना परिवार भरते हैं, देश हित से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आज अगर देश के उद्योगपति किसी चीज को खरीदते हैं तो ये उस पर आवाज उठाते हैं, पर हमारे और आपके घर के जो मिडिल क्लास के हों या लोअर क्लास के बच्चे हैं, आज वहीं पे मजदूरी के साथ साथ बड़ी बड़ी नौकरियां उन्हीं में पा रहे हैं। इस कोरोना काल में अगर नौकरियां वापस 30% घट गई थी, नौकरियां वापस 9% तक पहुंची है, तो उसकी वजह यही है कि आज हमारे कॉर्पोरेट से लेके सभी स्वरोजगार के जो संस्थाएं स्वास्थ्य हैं पे उन्होंने खर्च लोगों करा को गया है, बिल्कुल बड़ा खर्च किया गया है। सरकार ने 137% ज्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की मार झेली, रोजी रोटी गई लोगों के हाथों से, जो जिस तरह से नौकरियां गई, उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरियों में जो हम लोग को सैलरी मिलती थी लोगों को, उस पर कटौती हुई। इसके बाद बहुत उम्मीदें थी, मध्यम वर्ग को टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि बजट आएगा, कुछ ना कुछ खास पेश किया जाएगा, टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, लेकिन उस तरह का बजट दिखा नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे ये उम्मीदें आपको, हमको, सभी को थी कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लेकिन आप सोचिए जिस तरीके से सरकार की अभी फाइनेंशियल स्थिति है, सरकार ने कम से कम हमसे कुछ लिया भी नहीं। सरकार जरूर चाहती है कि अपनी जनता को, अपने टैक्स पेयर को मदद करें, तो उन्होंने कुछ भी उसमें टैक्स को में कहीं कोई इजाफा नहीं किया और ना कुछ हमसे मांग की है। साथ साथ उन्होंने 75+ वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स से रिलैक्सेशन दिया है निश्चित तौर पे, और सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तमाम फोकस किया है, चाहे वो ग्रामीण, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन जो 75+ वालों से उन्होंने आरटीआई फाइल नहीं करनी पड़ेगी उन्हें, लेकिन उस पर भी एक कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर इनकम का जरिया उनका सिर्फ पेंशन होगा तो। निश्चित तौर पे देखिए, जो हमारे बुजुर्ग 75+ हैं, जो पेंशन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी स्थिति काफी कमजोर हुई होगी इस कोरोना काल पे, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया और उनको आईटीआर फाइल करने से छूट दी गई है। और अगर आप देखा जाए तो स्वास्थ्य लाभ के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं हमारे बजट में, उस पर भरपूर ध्यान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया गया है, हमारे जलवायु के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि का जो वैकल्पिक क्षेत्र है उस पर भी ध्यान दिया, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये जितने क्षेत्रों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम विकास के कार्यों का किया, वहां कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो लोअर क्लास के लोग हो या मिडिल क्लास के लोग हो, उनको जॉब भी मिलेगा, और वो जॉब लॉन्ग टर्म जॉब होगा। क्योंकि अगर हमने पहले कभी ऐसा बजट दिया होता लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस तरीके से किसी बजट में हुआ था, तो आज कोरोना के समय में हमारे देश में ये अभिषेक जी पर भी आ जाती हूँ, और मैं ये पूछना चाहूंगी अभिषेक जी, जिस तरह ने उन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, हालांकि बाजार इस बजट के बाद खुश है, मध्यम वर्ग नहीं खुश है बेशक मैं कहूंगी, लेकिन बाजार खुश है, सेंसेक्स में उछाल आया है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, वो तो मेरी सच बातों से नाराज हो जा रही हैं, लेकिन आप मुझे यही बता दीजिए कि जनता को मिला क्या है। अभिषेक जी, मैं ये बिल्कुल मानूंगी कि बजट था, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट इतनी चुनौतियों में आया कि कितने जॉब्स दे दिए, कितने जॉब्स दे दिए? देखिए, ये बिल्कुल जॉब, मुझे सिर्फ ये बताइए कितने जॉब्स दे दिए हैं, किसानों को क्या मिल गया है, लेकिन जिस तरह से व्यापारियों को क्या मिल गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्ट बढ़ रहा है, उसके बाद बाजार में जिस तरह से सेंसेक्स में उछाल आया, मुझे लग रहा है कि सोना चांदी के भाव भी शायद तक कम हुए हैं। नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि सोना चांदी गरीब लोग, आम आदमी कितने % खरीदता है इसकी शायद मुझे लगता है कि शबनम जी ज्यादा से जान सकती होंगी और आपको भी जानकारी होगी। सोना चांदी का भाव कम हो गया, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। तो आम आदमी को मिला क्या हुआ है? जॉब्स मिल नहीं रही हैं, ठीक है,
कृषि अगर कृषि हम कृषि के लिए आपने कुछ दिया नहीं है, किसान भाइयों के ऊपर लाठी और गोली अलग चलवा रही हैं। तीसरी चीज, व्यापारी जो जीएसटी पे करता है, वो व्यापारी जो आगे चल करके आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, उसके लिए आपने कुछ नहीं समय की दिया। कमी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में जो और अभिषेक जी एक की बात है, शॉर्ट- एक मिनट अभिषेक जी, जो आपकी संक्षिप्त में बात है उस पर शबनम जी को मैं एक मिनट बता दूं। अभिषेक जी का सीधा कहना यह है कि बजट पेश हुआ लेकिन जो ठोस कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए। हालांकि बजट में लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लेकिन आज के लिए जो रोजगार जरूरी था उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से, चाहे किसी भी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर अगर सरकार ने जोर दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को देने वाला क्षेत्र माना जाता है। जितना रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलता है और उससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा, सीमेंट हो, तमाम चीजें हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और कंज्यूमर भी बढ़ेगा। दूसरी बात, किसान के लिए कहते हैं तो किसान की मंडियों को भी सशक्त करने के लिए ये उसको डिजिटल करने की बात कही गई है और किसान मंडियों के साथ साथ भंडारण के किसानों लिए के अडानी ऋण जी को भी। कितने पैसे आप दे रही हैं? देखिए, के लिए ये अडानी जी को कितने भंडारण पैसे दे रही हैं आप? आप विदेशी कंपनियों को मैं लाके विदेशी कंपनी की पंजाब बात में ही और नहीं कर रहा हूं। राजस्थान में आप चाहते हैं मैं कि काम हो डॉक्यूमेंटेड, और देखिए देश शबनम जी, आप मुझे देश बहुत के अच्छी तरीके से उद्योगपति जानती मुंह हैं, ताकते रहे। आप मुझे बहुत आपकी अच्छी तरीके से पॉलिसी, जानती हैं कि मैं बात आप करता हूं तो मैं इटालियन डॉक्यूमेंटेड कंपनी बात लाके करता हूं। केवल आप जॉब मुझे कराना सिर्फ ये चाहते बता हैं। दीजिए कि अडानी जी को उनको भंडारण के लिए कितने पैसे पर टन के हिसाब से आप चुकता करेंगी? विदेशी कंपनियों को आप वही, पंजाब में लाके परेशानी ये है शबनम जी, कांग्रेस पार्टी ने भारत देश को एक पेड़ की तरीके से सींचा हुआ है, जिसको एक पेड़ को अच्छी लकड़ी बनने में 60 से 70 साल लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक दीमक की तरीके से हो गई है, जो कि 6 से 7 साल में पूरे भारत को खोखला करने पर लग गई हुई है। सभी संस्थाओं को आपने कमजोर किया है। आज आप फिर वही अरे चाहते हैं संस्थाओं कि को वही हमने काम कभी करने कमजोर, का। आपने अच्छा बता दीजिए कौन से संस्थाएं आपने खोल दी है? कौन सी आप संस्थाएं देखिए, आपने खोल दी है? BSNL हो, MTNL हो, कर क्या एयर दिया इंडिया है? हो, HCI हो, स्कूटर इंडिया हो, सब अरे को बता दीमक की दीजिए तरह आपने क्या कमजोर कर दिया है? हम सारी नेशनल संस्थाएं हेराल्ड कांग्रेस ने दी जैसी- थी, आपने कौन सी एक नेशनल संस्था का हेराल्ड नाम को बता दीजिए? कब्जा कर लिया। मैं चुनौती ये दे रहा हूं सारी आपको, चीजें मैं आपने चुनौती की दे है। रहा हूं आपको, एक कांग्रेस संस्था का नाम पार्टी बता को दीजिए। अगर देश की जनता ने नकारा शबनम जी, है तो उसकी आपके पास सब जवाब वजह नहीं है, समझ क्योंकि में आती आपने है। एक जनता संस्था बहुत तक आपने नहीं समझदार बनाई है। जनता सिर्फ इसीलिए आपको कांग्रेस नकार पार्टी रही के है। किए गए पर कामों को हमने नाम जिस चेंज तरीके करके से देश उसको को कोरोना उसको काल में अपनी भी कार्यविधि सशक्त बता रहे, अपनी करके कार्यशैली में दिखा बजट रही है, इतना बाकी कुछ मजबूत नहीं किया है। जो चाहे कोई भी समावेशी एक बजट योजना है, उठा करके देख लीजिए। देश की जनता के हर क्षेत्र के जनता को इस समावेशी इवन बजट आपने में हमने इंक्लूड किया है। और देखिएगा, इससे देश में बहुत रोजगार ज्यादा बढ़ेगा दिन, और देखिए दीमक का एक टाइम होता है, उसके बाद पूरा पेड़ खोखला कर लिया आपने। अब उसके बाद बचा है तो जाने का समय आने ही वाला है, चिंता ना करें आप, इसलिए आपका समय चिंता चला ना गया, करें, तो दीमक चिंता की ना तरह करें। आपने हमने चाटा तो भारत देश को एक पेड़ की ने तरीके से आपको सींचा है, नकार 60 से दिया। 70 आपने साल लग गए आप उसकी कहीं अच्छी ना- लकड़ी बनाने में। कहीं ना कहीं दीमक का समय की ट्रीटमेंट कमी किया है, जा रहा आप दोनों से मैं ये बोलना चाहती हूँ। लेकिन अभिषेक जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से मोबाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी जो ड्यूटी बढ़ाई गई है उसको लेकर कि कहीं ना कहीं ये एक पुश है मेक इन इंडिया की तरफ मोबाइल सेक्टर्स में, और हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी तरफ कुछ पुश है, कुछ तो अच्छा है बजट में। देखिए, ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बढ़िया है, क्योंकि उद्योगपतियों ने ही इस चीज का खाका तैयार किया हुआ है। और मैं क्योंकि जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो मैं हर एक चीज जनता के लिए बात करता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए मैंने एक ही बात कही जब से मैं आपकी डिबेट पे हूं, मैंने हमेशा जनता की बात की है। कहते हैं और अभिषेक जी, जिस तरह से कृषि कानूनों के लिए भी बहुत कुछ किया गया, बता दीजिए क्या किया गया? शबनम एक आप बता दीजिए मनरेगा, क्या किया आप गया? सुनिए तो मनरेगा के लिए भी जो आप लेकर आए, मनरेगा का बजट कितना कम था, कांग्रेस मनरेगा लेके आई, यही उसको भारतीय बढ़ाया। जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी की हाय तौबा मचा रही थी मनरेगा के लिए, भूल गई होंगी शायद आप। कोई बजट यही मनरेगा ने कोरोना काल में कितने लोगों की जीविका चलाने का काम किया हुआ है, इस चीज को ध्यान तो रखना। हमने यही पैसे बढ़ा होता के क्या दिए। है कि जो कांग्रेस पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी उसे निगेटिव दिखाने की कोशिश करती है। उसके बाद जब उसकी सरकार आ गई है तो नाम चेंज करके मैंने किया। अरे आपने किया, इसके लिए बहुत आभारी हूं। आपको दंडवत प्रणाम है, आपको दंडवत प्रणाम है कि आपने कांग्रेस पार्टी के किए गए कामों को आप कम से कम आगे मेरे बढ़ा पास रही हैं। वक्त की कमी है, लेकिन मैं इस पर चर्चा आगे भी आपसे करूंगी। आप दोनों से फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। हालांकि
भाजपा सरकार के लिए यह बजट बहुत लाभदायक है, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार ये हमले कर रहा है कि जिस तरह से ये बजट आया है वो सिर्फ उनके दोस्तों के लिए और उद्योगपतियों के लिए है, हालांकि लिए आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन देखना अहम होगा कि इस बजट से जीडीपी की जो वी शेप ग्रोथ की बात भाजपा सरकार कर रही है, क्या वो होगी? क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तौर पर भारत खड़ा हो पाएगा? यह भी देखना अहम होगा। लेकिन आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।